हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया हो गया। एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज में हम क्लास 10th का पहला चैप्टर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। क्लास 10th का केमिस्ट्री पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर हमारा है, उस चैप्टर में हम बातचीत करने वाले हैं आज की इस क्लास में वन शॉट लेक्चर के दौरान पूरा कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के बारे में। आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे रिएक्शन होता है, कैसे इक्वेशन होता है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस एनसीईआरटी सीरीज में यानी एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज में हम आपको समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो जरा गौर करिएगा, बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छी चीज है ये जो आपको समझाने चल रहा हूं। और आपको याद होगा कि हमने कुछ ही पलों पहले यानी कि अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़ लिया। एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज में हमने चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर लिया और चैप्टर 4 भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की इस क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और यहां पर हम बातचीत आपसे आज की इस क्लास में करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ। पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट में पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के ध्यान से सुने, बातों को समझें और इस लेक्चर को आगे की तरफ प्रमोट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज, जहां पर हम आपसे बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। तो देर किस बात की है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, इस पूरे के पूरे पोर्शन में बेटा जो चैप्टर हम स्टार्ट करने चल रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये कोई प्रॉब्लम आपको जनरेट नहीं होगी। पूरा चैप्टर हम एक फ्रेम के अंतर्गत आपको पढ़ा देंगे, कम से कम समय में पढ़ा देंगे, घंटे डेढ़ घंटे जो भी टाइम लगे, आप बस मन लगा करके इसको सुनिएगा। बस एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप इस चैप्टर को पढ़ते समय केवल लेक्चर मत देखिएगा। बेटा एग्जाम बड़ा करीब है, आप पेन पेपर जो भी आपके पास है आप ले करके टेबल चेयर आदि की मदद से आप इसको पढ़ने का प्रयास करें। अच्छा चैप्टर है और उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया समझा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, उम्मीदन हम ये भी जान रहे हैं कि आप लोगों ने ये चैप्टर लगभग पढ़ा होगा, तो अगर पढ़ा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपना चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन आया कि आप रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर कोई एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन, रिएक्शन से आप समझते क्या है। री मतलब होता है दोबारा, एक्शन मतलब एक्ट करने की बात कर रहा, तो जब बार बार एक्शन की बात हो तो उसे हम रिएक्शन कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि रिएक्शन होता क्यों, रिएक्शन कहां पे होता है, रिएक्शन कौन करता है, वो रिएक्शन जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ये भी तो क्वेश्चन है ना। इस तरह के तमाम क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं और उन क्वेश्चंस में ये है कि हु रिएक्ट, हाउ रिएक्ट, व्हाई रिएक्ट, इस तरह के तमाम क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। यानी हम कहते हैं कि व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट combine with each other to form a new product with new property, it is known as chemical reaction। यानी कि जब हम दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को एक साथ मिलाते हैं, मिलाने के बाद एक नया प्रोडक्ट पाते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं, यानी कि हम कहते हैं when two are more than two reactant combine to form a new product with new property, this is known as chemical reaction। यानी कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को एक साथ मिलाने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, क्यों कंबाइन हो रहे हैं और वो कौन है जो कंबाइन हो रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दें
केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत हमने कहा कि ए और बी को मिलाते हैं तो सी और डी बन जाता है। ठीक, सपोज करिए, बहुत फालतू की बात हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे बेटा, केवल बातचीत हम लोग ये करेंगे कि चैप्टर का मेन फोकस क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे, इन सभी चीजों पर हम बातचीत करते हैं। अगर हमने कहा ए और बी को मिलाने पर सी और डी बन रहा है तो हम इसको कहते हैं ये रिएक्टेंट है। ये क्या है? यह रिएक्टेंट है। और ये जो बन रहा है इधर, इसे हम क्या कहते हैं? ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट मतलब और रिएक्टेंट मतलब, यानी कि हम कहते हैं द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट, यानी ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर रिएक्ट करने की क्षमता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्शन के बाद जो बन रहा है वो प्रोडक्ट, यानी हम ये कह सकते हैं द सब्सटेंस विच ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट, यानी किसी रिएक्शन के बाद जो बनता है वह प्रोडक्ट कहलाता है। और वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, वो रिएक्टेंट है, यानी जिनको हमने मिलाया ये रिएक्टेंट हो गए, मिलाने के बाद जो पाया वह प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट मतलब विच हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड प्रोडक्ट मतलब विच कैन फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, यानी रिएक्शन के बाद जो बनता है वो प्रोडक्ट है और जिसको मिला रहे हो वो रिएक्टेंट है। क्या है? ठीक, यानी जिसके अंदर रिएक्ट करने की क्षमता है वो रिएक्टेंट है और जो बन रहा है वो प्रोडक्ट है। लेकिन क्वेश्चन राइज होता है बेटा कि ये कौन है जो रिएक्टेंट कर रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट कौन होते हैं? जो अनस्टेबल होते हैं। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? जो अनस्टेबल होगा। जिसके अंदर स्टेबिलिटी होगी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब रिएक्शन वही करता है जो अनस्टेबल होता है, यानी जब दो या दो से अधिक अनस्टेबल कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो किसी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। यानी केमिकल रिएक्शन कोई नई चीज नहीं। हमने कहा व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं और जो नया प्रोडक्ट बनता है बेटा उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? नई होती है। अगर ऐसा सीन जनरेट हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे रिएक्शन कहते हैं। यानी हम कहते हैं व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टी। इसका मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जिसके अंदर रिएक्ट करने की क्षमता है, जो अनस्टेबल है, जब वो आपस में मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा? स्टेबल होगा और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से हट के होगी, यानी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी नई होगी। अगर ऐसा है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यानी ओवरऑल हम अगर इसे और डिफाइन करें तो हम सिंपल सी लैंग्वेज में ये पढ़ते हैं, when two or more than two reactant combine to form a new product with new property। ठीक है, हमने कहा जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी नई है। हम कहा व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टी इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। और उसी का नाम हमने क्या कहा? केमिकल रिएक्शन कह दिया। यानी कि अगर हम केमिकल रिएक्शन को आपको डिटेल में समझा रहे हैं तो हमने यही समझाया कि जो रिएक्ट कर रहे हैं वो चाहे दो हो, एक होगा तो भी उसका ब्रेकडाउन हो सकता है, और जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जो नया प्रोडक्ट बनता है उसी को हम केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी कि इस फिनोमेना को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अब किसी ने पूछ लिया कि अगर आपको केमिकल रिएक्शन मालूम है तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है बेटा किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। यानी आप कह सकते हो कि किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी ओवरऑल हमने ये समझा कि अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो केमिकल इक्वेशन एक मोड है, एक तरीका है जिससे हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट जिस वे में करते हैं वह केमिकल इक्वेशन है। यानी हम कह सकते हैं द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन।
फिर से सुनिएगा, अगर हम इसके आगे चलते हैं और अगली बात में हमसे क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, जैसे ये आया कि केमिकल इक्वेशन क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि केमिकल इक्वेशन में हम पढ़ते हैं द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी is known as केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे बेटा मान लो Ca+O2 आपने लिया और अगर ये CaO बन रहा है तो यह क्या है? यह रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। यानी किसी एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसी को हम केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। अब हमें समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। अब दूसरी बात इसमें आती है, एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन बोर्ड में बनता था पहले, अब नहीं आता, लेकिन फिर भी जान लीजिए। क्वेश्चन आता था बेटा कि राइट 2 बेसिक डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बीच में एक डिफरेंस बताना होता था। तो जब डिफरेंस बताना होता था तो आप जरा समझिए, अगर कोई पूछे कि डिफरेंशिएट डिफरेंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? आप ऐसे अलग से लिखते थे ना, जैसे पहले बचपन में पढ़ के आए आप, तो आप यहां लिखते थे केमिकल रिएक्शन और यहां हो जाता था केमिकल इक्वेशन। अगर हम एक पार्ट में केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, एक पार्ट में केमिकल इक्वेशन, मान लीजिए ऐसा हमने लिख लिया। अब हम कहते हैं पहले पार्ट में क्या लिखोगे? इसकी भी डिफिनीशन आपको पता है और इसकी भी आपको पता है, तो पहले पार्ट में आप डिफाइन कर लो। क्या कहोगे? when 2 or more than 2 reactant combine to form a new product with new properties known as chemical reaction। यहाँ क्या कहोगे? यहाँ कहोगे the symbolic representation of any chemical reaction is known as chemical equation। यानी किसी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। आप यहाँ ये कह दोगे। इसका मतलब पहले पार्ट में ये हो गया, और दूसरे पार्ट में आप ये बताओगे कि जो केमिकल रिएक्शन है वह एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। क्या हुआ है? वह एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, और यह क्या है? यह पेन पेपर बेस्ड मेथड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पेन पेपर बेस्ड मेथड का मतलब ये पढ़ते हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन को जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, उसे एक पेपर में रिप्रेजेंट करने का तरीका ही तो इक्वेशन कहलाता है। और जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो देखते हैं वो केमिकल रिएक्शन है। यानी केमिकल रिएक्शन एक लेबोरेटरी टेक्निक है, और ये क्या है? एक रिप्रेजेंट करने का वे है, यानी तरीका है, मोड है। तो इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने का कॉन्सेप्ट था तो वो हम कैसे करेंगे वो हमने बता दिया। अब बेटा अगला कॉन्सेप्ट जो इसमें बनता है वो सिंपल सा है। वो क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा? ये भी तो क्वेश्चन है ना। यानी कि अगर कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें कैसे मालूम चले कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, हमने पहले ये लेक्चर हमने पढ़ाया भी है, आपको लेक्चर वाइज पढ़ाया। तो जैसे अगर कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें कैसे पता? जैसे कहीं आग लग जाए तो शोर सुनाई देता है, लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट दिखाई दे रहा है, आपको वहां पर लाइटिंग दिखाई देती है, ठीक है, पुलिस वाले आ रहे हैं, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर की आवाज सुनाई देने लगी। तो ये सब क्या है? ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। यानी किसी जगह पर अगर आग लगी है तो इन चीजों को सुनकर समझकर हम ये समझ जाते हैं कि इसका मतलब कहीं आग लग गई। वैसे ही हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है? यानी कि हमें कैसे ये पता चलेगा कि कहीं पर रिएक्शन हो रहा है? यानी कि ये भी बहुत सोचनीय विषय है। यानी कहीं पर अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है
तो हमको कैसे उसकी आइडिया हो पाए ये हम डिस्कस करेंगे आपसे। हम कहते हैं इसका नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी अगर कहीं केमिकल रिएक्शन है तो उसमें हम अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे हमें ये पता चले कि हाँ यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन होने की जो कुछ संभावनाएं बताई गई आपके सिलेबस में वो ये है। पहली संभावना बताई गई कि अगर कहीं पर गैस का इवोल्यूशन हो रहा हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरी बात बताई गई कि अगर गैस इवॉल्व हो रही हो तो भी हम समझ जाएंगे। और दूसरी बात हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि अगर कहीं पर पीपीटी बन रही हो तो भी हम समझ जाएंगे। तीसरी बात कही गई चेंज इन टेम्परेचर, अगर मान लो किसी रिएक्शन के दौरान या किसी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर बदल रहा हो तो भी हम समझ जाएंगे। और अगली बात बताई गई कि अगर चेंज इन कलर हो जाए, यानी किसी केस में कलर में चेंजेज आते हैं तो भी हम समझ जाएंगे। और लास्ट स्टेप में ये कहा गया कि अगर चेंज इन फेज हो जाए, फेज मतलब स्टेट में अगर परिवर्तन आ जाए तो भी हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा। ये 5 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज बताई गई जिनके माध्यम से हम यह एनालाइज कर सकते हैं कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। यानी कि किसी केस में केमिकल रिएक्शन के होने की जो दशा है वो हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर कहीं पर गैस इवॉल्व हो रही हो, यानी गैस बाहर निकलेगी तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, कुछ नीचे की तरफ बैठता दिखाई दे, इसका मतलब वहां पर भी रिएक्शन हुआ। टेम्परेचर बदल जाए, यानी कि हीट निकले या हीट देना पड़े, इसका मतलब वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ। कलर में परिवर्तन आ जाए, यानी किसी दो चीजों को मिलाया, मिलाने के बाद कोई तीसरा बन रहा हो और तीसरा जो बन रहा हो उसका कलर क्या हो, डिफरेंट हो जाए, तो इसका मतलब वहां भी केमिकल रिएक्शन हुआ। अगर फेज या स्टेट में चेंज आ जाता है तो इसका मतलब वहां भी केमिकल रिएक्शन हुआ। ये कुछ केमिकल रिएक्शन के अपने मायने हैं जो हम आपके सामने बता रहे हैं। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस जो सबसे पहला टॉपिक आपको दिखाया गया उसके बारे में जरा सुनिएगा। अगर कहीं पर गैस इवॉल्व हो रही है तो जरा हम इसके बारे में बात करें। गैस इवॉल्व होगी तो हमें कैसे पता चलेगा, यानी इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आया बेटा, वह पहला पॉइंट था कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी किसी केस में अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कोई गैस बाहर निकल रही, तो हमें कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो हम जिंक प्लस H2SO4 करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन बताते हैं, तो यहां से क्या हो जाता है, यह ZnSO4 बन जाता है और यहां से हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कहें कि अब हम अगर यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल रही है तो हाइड्रोजन का क्या कोई स्पेसिफिक कलर होता है क्या सर, क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हम देखेंगे कैसे, कहेंगे केमिकल टेस्ट उसका भी है। हाइड्रोजन गैस अगर बाहर निकल रही तो आप एक टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी तरफ आप देखें, ध्यान से सुने। हमने कहा ये हमारा क्या हो गया, एक टेस्ट ट्यूब हो गई। इस टेस्ट ट्यूब को आप देख पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। अगर ये टेस्ट ट्यूब है बेटा, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डाल दिया। जब सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया और उसके बाद एक जिंक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, उस जिंक के एक टुकड़े को इसमें हम डाल देंगे। जैसे ही हम जिंक के एक टुकड़े को डालेंगे वैसे ही ये क्या है, ये जो आपको हाथ ऐसे दिखाई दे रहा है टेस्ट ट्यूब होल्डर है। जैसे ही हम इसको टुकड़े को, जिंक के टुकड़े को डालेंगे वैसे ही हाइड्रोजन गैस बड़ी तेजी से बाहर निकलती है। जब हाइड्रोजन बड़ी तेजी से बाहर निकलती है, ऐसी सिचुएशन में आप करेंगे क्या, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली तो आप माचिस की तीली जलाएंगे, उसके मुंह पर लगाएंगे। ठीक है, जैसे माचिस, जैसे जिंक डाला तो तुरंत हाइड्रोजन गैस बनेगी और माचिस की तीली उसके मुंह पर लगाएंगे तो बड़ी तेजी से पॉपअप साउंड जनरेट होती है। अगर ऐसी साउंड जनरेट होती तो इसका मतलब जो गैस निकली वो गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस निकली। इसका मतलब ये पहला टेस्ट हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में हम पहले एग्जाम्पल को तो समझ गए, अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए हमें सोडियम कार्बोनेट दे दिया जाए, अब इसमें हम HCl का ट्रीटमेंट करा दें। हम जानते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये प्रोडक्ट में NaCl बनेगा, कहें हाँ। उसके बाद H2O बनेगा, कहें जी।
उसके बाद क्या बनेगा, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कहें ठीक है, अगर मान लो थर्ड यहां पर तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और गैस ये CO2 गैस बाहर निकल रही है उससे, तो क्या CO2 कोई स्पेसिफिक कलर देगी क्या? नहीं, कलरलेस ये भी होगी। अगर CO2 गैस निकल रही है सर, हमको कैसे पता चलेगा कि CO2 ही निकली है जो गई है? कहे हाँ यार बात तो सही है। कहें इसमें भी वही, माचिस की तीली इसके मुंह पर लगाओगे तो माचिस की तीली जो जल रही होगी वो बुझ जाएगी, क्योंकि माचिस की तीली को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और जब यहां से CO2 निकल रही है, आप माचिस की तीली मुंह पर इसके लगा देंगे तो ऐसे केस में CO2 बर्न हो रही है ना, CO2 निकली तो CO2 के प्रेजेंस में तो बर्न होगा नहीं, यानी बर्निंग तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बर्निंग नहीं हो पाएगी, इसलिए ऑक्सीजन वहां एब्सेंस हो जाएगी, CO2 की मात्रा ज्यादा होगी तो माचिस की तीली बुझ जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब जो गैस निकली वो CO2 थी। ये CO2 का केमिकल टेस्ट है, इस प्रकार से हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। यहां तक कि CO2 अगर मान लो आपने सोडियम कार्बोनेट लिया ट्यूब में और उसमें आप H2SO4 मिलाएंगे या HCl मिलाएंगे, कोई भी एसिड मिलाएंगे, तो वहां फिजिंग स्टार्ट हो जाएगा, बुलबुला बुलबुलाता हुआ ऊपर की तरफ आएगा। जब बुलबुला बनने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, यह CO2 ही निकल रही है। कहें और कोई टेस्ट, मान लो CO2 निकली, इसे आप क्या करिए, बेंड ट्यूब से पास करा दीजिए, किसी ट्यूब से पास करा दीजिए लाइम वाटर में। अगर लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में अगर इस गैस को आप पास कराते हैं तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है, दूधिया रंग का हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब जो गैस यहां से बाहर निकली वह कौन सी गैस थी, वह CO2 थी, यानी वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। यह पहली प्रॉपर्टी हमें इवोल्यूशन ऑफ गैस के अंतर्गत मिल जाती है। अब दूसरे केस में हम पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए, अगर कहीं पर PPT बने, आप ये सब प्रैक्टिकल मेथड्स हैं, वैसे भी जब ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो खुद ही आपको प्रैक्टिकल्स करा करके ये दिखाया जाता है कि कैसे पॉसिबल है। यानी कहीं पर प्रेसिपिटेट अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, जैसे आप क्या करें, आप लेड नाइट्रेट ले लें, PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसमें आप KI सोल्यूशन ऐड करें। KI सोल्यूशन मतलब पोटेशियम आयोडाइड। जब आप इसे ऐड करेंगे तो ऐसी सिनेरियो में क्या होगा, ये PbI2 बन जाएगा और ये KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये PbI2 ये येलो PPT बनती है। क्या बनेगी, येलो PPT, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब देखिए, यही एग्जांपल आपका कलर चेंज का भी हो गया और यही एग्जांपल आपका किसका हो गया, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का भी हो गया। यानी आप फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चेंज इन कलर, दो की बात यहीं पर खत्म हो गई। यानी कि आप कलर में चेंज देखना चाहते थे तो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर में भी चेंज हो रहा है और प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। अगर PPT का फॉर्मेशन देखना था तो ये हो गया, कलर चेंज देखना था तो ये हो गया। यानी चाहे कलर में बदलाव हो, चाहे प्रेसिपिटेट बन जाए, कुछ नीचे बैठ जाए, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जो दोनों को भली भांति बताते हैं। अब हम इसके आगे चलेंगे और जो थर्ड तो हो गया, फोर्थ केस में हम क्या पढ़ते हैं, चेंज इन हीट। हीट का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आप मान लीजिए किसी भी सिस्टम को, यानी कोई भी आपको केस ऐसी दे दी जाए, केमिकल रिएक्शन दे दिया जाए, उसमें हीट में बदलाव। हीट में बदलाव होने का मतलब कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनसे हीट बाहर निकलती है। अगर हम किसी रिएक्शन को कराने के लिए हीट दे रहे हैं तो उस रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और किसी रिएक्शन में अगर हीट बाहर निकल रही है तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं। यानी चेंज इन हीट में दो बात आई, एक को हम कहते हैं इंडोथर्मिक, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो इंडो और एक्सो दो तरह के यहां रिएक्शन बताए जा रहे हैं। तो इंडोथर्मिक क्या है और एक्सोथर्मिक क्या है, ये दोनों बात हमें समझनी होगी। इंडो, इन मतलब अंदर, आईएन मतलब होता है, यहां से ऐसे हमें अपने इन दो थर्म, इसका मतलब इन मतलब अंदर, दो मतलब देना, थर्म मतलब हीट। यानी किसी रिएक्शन को अगर हीट आप देते हो, हीट आप किसी रिएक्शन में देते हो तो वो क्या कहलाएगा, इंडोथर्मिक कहलाएगा। और एक्स मतलब बाहर, थर्म मतलब हीट, एक्सो मतलब बाहर जाना और थर्म मतलब हीट। अगर हीट बाहर निकल रही है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक कहलाएगा।
तो ये दो तरह की कहानी है। यानी हम कह सकते हैं इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, किसी रिएक्शन को अगर आप हीट देते हो तो वह इंडोथर्मिक, हीट बाहर निकली तो वह एक्सोथर्मिक। किसी ने कहा कि हीट चेंज के दौरान, ये भी तो एग्जांपल अपना बहुत अच्छा है, CaCO3 को आप हीट करेंगे, ये हीट का साइन है। हमने कहा कि आपने हीट किया तो ये क्या बन जाएगा, CaO बन गया, और ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रही। यानी आपने यहां पर क्या दिया, हीट दिया, तो यह कौन सा रिएक्शन हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। यह क्या है, यह इंडोथर्मिक है। और यही अगर आप दूसरी केस को लेते हो, किसी दूसरे रिएक्शन को लेते हो, तो क्या बनेगा, वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगा। जैसे आप कहते हो रेस्पिरेशन प्रोसेस, यानी रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी के अंदर है, यानी रेस्पिरेशन मतलब होता क्या है कि फूड मटेरियल जो कॉम्प्लेक्स है हमारे बॉडी के अंदर, जो हमने खाया, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का फिनोमेना ही तो रेस्पिरेशन है। यानी जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाती है, तो जो हमारे पेट में भोजन होता है, जो भोजन हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो तभी तो हम कहते हैं डाइजेशन हो रहा है। सही से सांस लोगे तो डाइजेशन अच्छा होगा, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो डाइजेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए कभी कभी आप देखिए आजकल ठंडियों में लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक लोग, दो लोग एक ही कंबल में सो रहे हो और ओढ़कर मुंह ढक के सो रहे हो, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हो गई तो भोजन सही से पचेगा नहीं। ये भी है, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी जैसी जो प्रॉब्लम लोग झेलते हैं, उसका ये भी कारण है बेटा। हमने कहा एक्सोथर्मिक, तो ग्लूकोज जो फॉर्म होता है, यानी कि अगर हम इसमें समझाएं, कोई भी फूड मटेरियल आप लेते हैं, उस फूड मटेरियल के अंदर क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब उसमें हमें हीट नहीं देनी होती, उसमें से हीट बाहर निकलती है। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि फूड का ब्रेकडाउन। जैसे अब मान लो C6H12O6 ग्लूकोज होता है बॉडी के अंदर फूड मटेरियल में, अब उसको हम ब्रेक कर रहे हैं तो CO2H2O बनेगा और एनर्जी मिलेगी हमें। तो एनर्जी क्या होती है, उससे बाहर निकलती है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम इसको समझाएं तो C6H12O6 अगर ये ग्लूकोज है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करोगे तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी से तो हम काम करते हैं। इसका मतलब यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी बाहर निकल रही है। तो ये चेंज इन हीट का कॉन्सेप्ट हो गया। और फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर पे हम जाते हैं, तो फिफ्थ में हमें ये पढ़ाया जाता है कि चेंज इन फेज। बेटा चेंज इन फेज और स्टेट की बात की जाती है, यानी कि अगर फेज या स्टेट में कोई बदलाव हो जाए तो हम क्या करेंगे, यानी चेंज इन फेज या स्टेट के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ते हैं, फेज बदल जाए या स्टेट बदल जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, कभी केमिकल रिएक्शन में जिस फेज में रिएक्टेंट है उसी फेज में प्रोडक्ट बने, यह जरूरी नहीं है। अगर रिएक्टेंट की फेज कुछ और है, प्रोडक्ट की फेज कुछ और है, इसका मतलब कि रिएक्शन क्या हुआ, दूसरा हो गया। जैसे हमने कहा कि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल दें CaCO3 का, अब अगर हम इसे हीट करते हैं तो CaO बनता है प्लस CO2। आप देखिए फेज बदल गई कि नहीं, ये तो हमें सॉलिड फॉर्म में दिया गया था, ये किस में हो गया, गैस में। इसी को फिजिकल स्टेट भी कहते हैं, इसी को फेज भी कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मोमबत्ती को पिघलाना और मोमबत्ती को जलाना, यानी कि वैक्स को मेल्ट करना या वैक्स को बर्न करना। अगर दो कॉन्सेप्ट साथ में लें तो वैक्स को बर्न करना क्या होगा, अगर वैक्स को बर्न करेंगे तो वैक्स नहीं मिलेगी, जलेगी तो खत्म हो जाएगी। लेकिन वैक्स को मेल्ट करेंगे तो वैक्स पिघल करके लिक्विड में चली जाएगी और फिर से हम उसे क्या कर सकते हैं, सॉलिड के रूप में फिर से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पिघले हुए को फिर से ठंडा कर देंगे और फिर से हमें सॉलिड मिल जाएगा। तो वैक्स को पिघलाना और वैक्स को जलाना दोनों में अंतर है। यानी कि वैक्स को पिघलाना यह एक फेज चेंज नहीं है, परमानेंट चेंज नहीं है, लेकिन वैक्स को अगर आप जला देते हैं तो यह एक परमानेंट चेंज है। तो दोनों में यह डिफरेंस पाया जाता है। ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो बेटा अभी तक जो हम बातचीत कर रहे थे वो सिर्फ इतनी सी थी कि हमारे यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, और हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है।
अब हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, यानी अगर हमें यह समझना है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते कैसे हैं, ये भी बहुत जरूरी है समझना। यानी कि रिएक्शन कैसे हो रहा है ये जानना जरूरी है, और इसको जानने के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्लास 9th में जब आप हुआ करते थे तो वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लास्ट के चैप्टर में पढ़ करके आए थे, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और आपको याद होगा तो क्लास 9th में ही आपने 3rd चैप्टर में क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा था, जहां पर आप कंपाउंड फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। तो वो सारी चीजें यहां पर हैं और हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसे समझेंगे। सपोज करिए क्रिस क्रॉस मेथड आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन होता है तो वो होगा कैसे। मेन जरूरी बात यह है कि केमिकल रिएक्शन कहीं पर कैसे हो रहा है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिल कैसे रहे, नया प्रोडक्ट बन कैसे रहा, इसी पर बात करने के लिए आज हम लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए, यानी हम अब बात करने वाले हैं, जो हमारा बात होगी वो क्रिस क्रॉस मेथड। बहुत बेसिक सा टॉपिक है, घबराएं नहीं, सिखा तो हम देंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। तो सीखने वाले को किस बात का डर। आओ बेटा, जैसे मान लो आपको Na+O2 दे दिया, एक सिंपल सा रिएक्शन हम देते हैं। अगर हम Na+O2 देते हैं, यानी कि सोडियम को हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो जब हम Na को O2 के साथ ट्रीट करेंगे तो ऐसे केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर प्रोडक्ट क्या होगा, तो बेटा प्रोडक्ट में आपको एक तरीका पढ़ाया गया था जब आप बचपन की क्लासेस पढ़ते थे। तो एक होता था सिंबल और दूसरा होता था वैलेंसी। तो सिंबल Na हो गया और ऑक्सीजन का O हो गया। ध्यान रहे कुछ लोग यहाँ ऑक्सीजन का O2 लिख देते, O2 मॉलिक्यूल है लेकिन ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। तो हमने कहा इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी 1 है, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या पाए Na2। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाता है सोडियम ऑक्साइड। क्या नाम हुआ, सोडियम ऑक्साइड। अब हम दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं। मान लो Mg+O2 दे दिया जाए तो क्या करोगे, कहें कुछ नहीं सर, सिंपल सा फंडा लगाएंगे, आंसर जब तक नहीं पाएंगे तब तक हम इसे लगाते रह जाएंगे। ऐसी केस में Mg2O2 हो जाएगा, लास्ट में 2 से कैंसिल MgO लिखा जाएगा, यानी ये क्या हो गया, MgO हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, है ना, इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। अब एक छोटा सा सवाल आया कि अगर हम इस तरह से पढ़ रहे हैं सर, तो तीसरा भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए Ca+H2 आपको दे दिया जाए। अब ऐसी केस में क्या होगा, ये कैल्शियम है, ये हाइड्रोजन है, ये 2 है, ये 1 है, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, CH2 बन जाएगा। नाम इसका कैल्शियम हाइड्राइड लिखा जाएगा। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्राइड हो गया। तीसरे के बाद चौथे स्टेप पे गए, हमने कहा मान लो सोडियम को अगर क्लोरीन के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो प्रोडक्ट में बताएं हम क्या पाएं। सोडियम की 1 हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 1 हो गई, ये NaCl बन गया। अब नाम इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम सोडियम क्लोराइड लिखा जाएगा। किसी बच्चे को जब नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लेगा कि आखिर ये Na सोडियम आयन होता है, Cl- क्लोराइड आयन होता है, Na+ सोडियम आयन, Cl- क्लोराइड आयन, आयन आयन से निपट आयन, बचा क्या, सोडियम क्लोराइड बचा, वही कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो क्रिस क्रॉस मेथड अगर हम समझने की बात करें तो बेटा हम ऐसे समझते हैं जैसा हमारे सामने ये दिया गया है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगी तो फिर अगला बात आता है बैलेंसिंग, यानी कि मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन कहीं पर हो रहा है। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कहीं पर अगर कोई केमिकल इक्वेशन दिया गया है या केमिकल रिएक्शन दिया गया है तो उस केमिकल रिएक्शन को हाउ टू बैलेंस, हम बैलेंस कैसे करें, ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए किसी केमिकल रिएक्शन को, तो बैलेंस करने के बारे में भी हमें ही सोचना पड़ेगा। तो हम बैलेंस कैसे करेंगे जरा सुनिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन मान लो आपको दिया गया, अब हम कहते हैं Na+O2 अगर हमने मिलाया तो हमने मान लो Na2O पाया, तो Na2O को सोडियम ऑक्साइड हमने बताया। अब कहते हैं इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए, कुछ नहीं बेटा, जो तरीका बताओ। यहाँ सोडियम कितना है 1, यहाँ सोडियम कितना है 2, तो यहाँ बिना सोचे समझे 2 लगा दो। कहे ठीक है। कहे सर यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है,
तो जो कुछ भी लगेगा बेटा वो आगे लगेगा। ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमने यहां 2 लगा दिया। जब 2 लगाया तो सोडियम कितना हो गया, 2 2 जो 4 हो गया बेटा, और यहां हमने 2 लिखा था, अब इसको क्या कर दिया, 4 कर दिया। ये देखिए बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन आपके सामने मार्केट में दिया गया। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। इसी बात पे हमने कहा मान लीजिए Ca+O2 दे दिया जाए और कहा जाए कि ये प्रोडक्ट में CaO बनेगा। कहे हाँ ठीक है बनेगा तो बनेगा। कहें अगर ऐसा हो गया तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। कहें कैल्शियम कितना है 1, कहें कैल्शियम 1, कहें ऑक्सीजन कितना है 2, कहें ऑक्सीजन 1, तो कहें क्या लगाओगे, कहें 2 लगा देंगे। क्यों 2 लगाया, ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में। अब बेटा यहां से ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन इसके चक्कर में कैल्शियम भी 2 हो गया, तो यहाँ 2 लगा दो, कैल्शियम भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए कितना अच्छी बैलेंसिंग है। हमने कहा मान लो H2 को O2 से मिलाया और ऐसी केस में H2O पाया। अगर H2O आ रहा है बेटा, अब जरा देखो बैलेंस करना है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, किसी ने कहा हाँ सही चल रहा है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हमने क्या किया, इसके आगे 2 लगाया। ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ भी 2 लगा दिया, तो ये भी बैलेंस हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी इक्वेशन को अंतिम मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए, ये NH3 हो गया। अब क्वेश्चन राइज हुआ कि अगर ऐसा दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे। यहाँ N2 है, ये H2 है और ये NH3 है। इस सिचुएशन को समझना है आपको, तो हम इसको समझाएंगे कैसे। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, ठीक है। एक में नाइट्रोजन आपको 2 दिया गया और एक में नाइट्रोजन 1 दिया गया, तो हम कहेंगे इसको 2 करने के लिए हमें क्या करना होगा। कहें 2 करने के लिए आपको यहाँ 2 लगाना होगा, कहें लगा दिए। कहें इसके 2 लगाने से नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 जा 6, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे 3 लगाएंगे, तभी तो 3 2 जा 6 हो पाएगा। तो आप किसी केमिकल रिएक्शन को इस तरह से बैलेंस करते हैं। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें ये नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है ना। ये भी तो क्वेश्चन है कि ऐसे हम चेक करते रहें। कहें बेटा अगर कोई केमिकल इक्वेशन आपको बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा दे दिया जाए, उस केस में सिर्फ एक रूल लगाएं। आपको ये समझना है कि क्या लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट एटम है उसमें क्या उतने ही एलिमेंट एटम प्रोडक्ट साइड में भी हैं क्या। अगर रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट एटम है उतने ही एलिमेंट एटम अगर प्रोडक्ट साइड में भी दिए गए हैं, तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और अगर ऐसा सीन नहीं है तो वह बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगा। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अगर नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स बराबर हैं तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो वह बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर अब मान लो अगर चेक करने की बात आ जाए कि क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि नहीं है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, अब आप इसमें देख करके बताओ कि क्या यह बैलेंस है या नहीं है। देखो अब इसको अगर मान लो चेक करना है तो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 1 और 2 3 है, सही है, बैलेंस है। इसका मतलब इसमें हमें कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आया कि मान लो ऐसा दे दिया जाए और इस केस में मान लो ये ऐसे हो जाए, क्या ये बैलेंस है। कहें देखें तो जरा, K1 है, K1 है, Cl1 है, Cl1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है। अब लफड़ा हो गया। कहें कुछ ऐसा करो कि ऑक्सीजन दोनों साइड में बराबर हो जाए। कहें 3 करने के लिए हम एक तो जोड़ तो सकते नहीं, तो करेंगे क्या, हम कहें अगर इसको 3 से गुणा कर दें तो 3 2 जा 6 हो गया। यहां ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया, और यहां ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो यहां पर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कहें हाँ, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये K और Cl ये भी तो 2 हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ये देखिए बैलेंस हो गया। इस प्रकार से किसी भी इक्वेशन को आप चेक कर सकते हैं कि वह बैलेंस है या नहीं है, और अगर वह बैलेंस नहीं है, वह इक्वेशन अगर बैलेंस कंडीशन में नहीं दिया गया है, तो आप उसे आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। और आप बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे आपको हमने अभी बताया है। इस मेथड से आप आसानी से किसी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं।
ये तो बैलेंसिंग की बात हो गई कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन हमें दे दिया जाए बेटा, तो वह केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, तो इस मेथड से हम उसे समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी जो हमने अभी तक पढ़ा है। अब हम इस बैलेंसिंग के आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला टॉपिक क्या आएगा उसको हम आपको बताते हैं। अगला टॉपिक जो है बिल्कुल प्यारा सा टॉपिक है, नाम है उसका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कोई केमिकल रिएक्शन अगर हमें दिया जाए तो वो किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, ये भी जानना जरूरी है। यानी कि कुल हमारे सिलेबस में कितने तरह के केमिकल रिएक्शन है, ये भी जानना जरूरी है। तो हमारे सिलेबस में जो टोटल केमिकल रिएक्शन है उसकी बात जरा देख लीजिए। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ नंबर पे आता है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। ये टोटल आपके यहाँ ये 5 तरह के रिएक्शन है। इसी में एक रिएक्शन आपके यहाँ और भी है जिसे हम इंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक के नाम से पढ़ते थे। तो जो इंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक के नाम से पढ़ते थे उसके बारे में तो हमने सारी बात कर ली है। तो हमने कहा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में टोटल 5 तरह के केमिकल रिएक्शन है और इन 5 तरह के केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ी थोड़ी बात आपसे हम जरूर करेंगे। तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन मान लीजिए जो हमारे यहाँ आया, उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि यार इसका काम क्या है। यानी एक प्यारा सा रिएक्शन है, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बेटा कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होने की बात हो रही है। यानी कि जब हम कंबाइन की बात करते हैं, जुड़ने की बात करते हैं, तो उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हम अगर इसके डिफाइन करने पर आए तो वही डिफिनीशन इसकी भी है जो पहले पढ़ के आए हो कि व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात मालूम होगी। इसका मतलब हम जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी नई होती है, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ओवरऑल हमने ये समझा कि व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात यहां तक पते की थी और समझ में आ गई कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। कहें अच्छा। अब हम अगर इसके और आगे जाएं तो कॉम्बिनेशन के बाद हम डीकंपोजिशन पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हम एग्जांपल देखें कि Mg को O2 के साथ मिलाया तो क्या बन गया, MgO बन गया। यह क्या है, कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं। हम कहते हैं कि मान लो इसका कंबसन करते हैं तो ये भी कॉम्बिनेशन के अंतर्गत ही आएगा, यानी CO2 + H2O बन गया। यानी मीथेन का ऑक्सीडेशन आपने कराया तो ये भी एक कंबसन रिएक्शन के अंतर्गत, ये कंबसन है और इसे हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब जब 2 या 2 से अधिक को कंबाइन करके आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन में फिर से सुनिएगा, व्हेन 2 आर मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम कॉम्बिनेशन में इस तरह के एग्जाम्पल की बातचीत करते हैं। दूसरा नंबर इसमें आता है जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या नाम है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर हम डीकंपोजिशन की बात करें तो नाम से समझ में आता है डीकंपोज होना। डीकंपोज मतलब ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाना। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में
हमारे पास 3 तरह के पार्ट हैं और 3 पार्ट में हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे आपसे। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, और इसमें जो दूसरा पार्ट है बेटा वह है फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन। और जो इसमें सी पार्ट है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक छोटी सी बात अगर हम आपको बताएं आपकी जानकारी के लिए कि किसी को डिकम्पोज करने के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, यानी हम कहते हैं व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस decomposes into its simpler form in the presence of heat, light and electricity। यानी कि जब कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो, किसकी प्रेजेंस में, चाहे हीट की प्रेजेंस में, चाहे लाइट की प्रेजेंस में, या करंट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, अगर वह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो तो इसे हम डीकंपोजिशन कहते हैं। यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और कैसे कन्वर्ट होता है, वह कन्वर्ट होता है किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है। तो कहा गया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहे हीट की प्रेजेंस में, चाहे लाइट की प्रेजेंस में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे हीट, चाहे लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर ये कन्वर्जन हो रहा है तो उसे हम डीकंपोजिशन का नाम देते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, थर्मल डीकंपोजिशन में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर दें तो हीट करने पर बेटा यह हमारा CaO और CO2 में टूट जाता है, यानी कि क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अगर ऐसा हुआ, ये CO2 गैस बाहर निकल रही, ये क्या है, यह आपका थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। यानी कि कुल मिलाकर हमने ये समझाया कि थर्मल डिकम्पोजिशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और किसके प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में ये कन्वर्जन होता है। एरो पर अगर डेल्टा का साइन बना हो या हीट लिखा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ जाना चाहिए। अब हम कहते हैं अगर फोटो डिकम्पोजिशन की बात करें तो फोटो में जैसे मान लो जिसके अंदर बॉन्डिंग कम होती, यानी AgCl आपको दे दिया जाए तो हम इसको HNu की प्रेजेंस में रख दें तो Ag+Cl2 बन जाएगा। अगर हमें AgBr दे दिया जाए, इसको आप सनलाइट लिख दीजिए, ऊपर सनलाइट लिखिए, HNu लिखिए। HNu क्या है, यह एनर्जी या फोटोन, यानी सन से जो लाइट आती है वो फोटॉन्स के रूप में आती है, तो फोटोन की एनर्जी को हम E बराबर HNu लिखते हैं। तो AgBr को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, Ag+Br2। अगर हम इसमें तोड़ दें तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत जाना जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या आएगा, जैसे हमें H2O दे दिया जाए, अब हम कहते हैं इसको हम अगर करंट की प्रेजेंस में ले लें तो करंट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, H2+O2 में टूट जाएगा, यानी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। और ये कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। कैथोड एनोड वाला पोर्शन जो हमने आपको पढ़ाया था, यहाँ से हम करंट पास करते हैं और यहाँ पर वाटर होता है, एक निगेटिवली चार्ज होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, तो एक इसकी तरफ चला जाता है, एक इसकी तरफ चला जाता है। और इस प्रकार से हम इसे क्या करते हैं, हम इसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, कैथोड एनोड वाले पोर्शन से जो हमने समझाया था, ये क्या है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। डीकंपोजिशन रिएक्शन एक ऐसा होता है जिसमें हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एक थर्मल है, एक फोटो है, एक इलेक्ट्रोलिटिक है, और तीनों के एग्जाम्पल हमने आपको बता दी। दूसरे के बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, तो तीसरे नंबर पे हमें पढ़ाया जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक रेफरेंस एलिमेंट हाइड्रोजन होता है, इसके ऊपर के एलिमेंट जो होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि उनकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसके नीचे वाले क्या होते हैं, या लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इनके अंदर रिएक्शन करने की क्षमता ज्यादा होती है, रिएक्शन करने की क्षमता कम होती है। सॉरी, अगर रिएक्शन की क्षमता कम है
इसका मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, जिनके अंदर रिएक्शन की क्षमता ज्यादा हो, मोस्ट रिएक्टिव और ऊपर साइड में होते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ रिएक्टिविटी सीरीज में जाने लगते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, हमारी रिएक्टिविटी घटने लगती है। यानी ऊपर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, फिर मॉडरेट है, फिर लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का जिक्र किया गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कुछ इस प्रकार से जैसा हम आपको समझा रहे हैं। तो मोस्ट रिएक्टिव क्या है, लीस्ट रिएक्टिव क्या है, और ये हम डिस्कस कर रहे थे आपसे, और मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो अभी तक जो हम बात की है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने ये पढ़ा कि कौन किसको हटा पाएगा और कैसे हटा पाएगा, ये एक बेहद सोचनीय सवाल था। अब हम कहते हैं कि अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट में बात करें तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, तभी आप ये बात कर पाएंगे, अदरवाइज बात नहीं कर पाएंगे। सपोज करिए हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को डाल दें, तो हम जानते हैं जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, या रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर की तरफ है, कॉपर क्या है, नीचे की तरफ है। तो जिंक आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा, और ऐसी सिचुएशन में ZnSO4 बनेगा और साथ में H2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। यानी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनेगा जब जिंक को हम कॉपर सल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं। तो जिंक को कॉपर सल्फेट से ट्रीट करेंगे तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, प्रोडक्ट में ZnSO4 बनता है और H2 बन जाता है, डाई हाइड्रोजन बन जाता है। इस प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यहाँ पर समझते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा और आगे की तरफ जाएंगे तो अगली बात में क्या पढ़ेंगे जरा वो समझिएगा। अगर हम कहते हैं Cu प्लस H2O, अब जरा ध्यान दीजिए, कॉपर यहां पर है नीचे, तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, हाइड्रोजन की ज्यादा है, तो कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं हम भगवान को नहीं हटा सकते, भगवान जब चाहे तब हमको निपटा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान ऊपर है ना, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव वाले को हटा सकते हैं। तो कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, हाइड्रोजन कॉपर को हटा सकता है। तो हमने ये कहा कि कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, जबकि हाइड्रोजन कॉपर को हटा देगा। तो ऐसी केस में क्या होगा, यहां पर नो रिएक्शन की केस होगी। अब यहां गलती ना हो कभी कि मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और आप गलत कर बैठे, उसके बाद हम कहते हैं मान लो ऐसा रिएक्शन दे दिया जाए तो हाइड्रोजन कॉपर को हटा देगा, यानी कॉपर ऑक्साइड हमें दिया गया, तो इसमें अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो हाइड्रोजन कॉपर को हटाएगा। तो ऐसी केस में प्रोडक्ट में H2O प्लस Cu बन जाएगा, यानी वाटर और कॉपर, यानी H2O बनेगा और कॉपर बन जाएगा, Cu बन जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। अगर आपको ये बात हमारी समझ में आ गई हो तो अच्छा है। इसके बाद हम फोर्थ नंबर पे आते हैं, और जो फोर्थ नंबर हमारा है बेटा वो क्या है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगला जो फोर्थ पॉइंट है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है। दो बार कैसे होगा, यानी कुछ मिलाकर के सबसे आसान तो यही है, इसमें हम दोनों को उसके आयंस में तोड़ते हैं और एक्सचेंज कर देते हैं, एक्सचेंज ऑफर चलेगा यहाँ पर। जरा देखिए, मान लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट में HCl प्लस NaOH आपको दे दिया जाए, ठीक है। अगर HCl प्लस NaOH दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, दो बार डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब ये हुआ कि HCl को हम उसके आयंस में तोड़ देते हैं H प्लस Cl माइनस में, NaOH को हम उसके आयंस में तोड़ देते हैं Na प्लस और OH माइनस में। अब ये आयंस में ब्रेक करना आपको आना चाहिए और ये जरूरी भी है, और जिसको नहीं आता हो बेटा इसकी हम एक अलग वीडियो बना करके अपलोड किया है हमने चैनल पर, और वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, चौथे लेक्चर के रूप में शायद है, आप वहां जा करके देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू कन्वर्ट कंपाउंड इनटू आयंस, यानी किसी कंपाउंड को उसके आयंस में हम कैसे ब्रेक करते हैं, ये लेक्चर भी आपको मालूम होना चाहिए। अब मान लीजिए NaCl प्लस H2O, ऐसी सीन बन जाएगी। इसका मतलब जब हम HCl को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट हमें NaCl बनता है जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहेंगे, और H2O मतलब वाटर बन जाएगा। यानी कि इस सीन में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सोडियम क्लोराइड आ रहा है और साथ में वाटर बन रहा है। अब देखिए इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि इसका एनायन इसके कैटायन के साथ और इसका एनायन इसके कैटायन के साथ आपस में कनेक्ट हो जाता है, और इस प्रकार से रिएक्शन को अंजाम दे जाता है, जैसे हम आपको यहाँ बता रहे हैं। मान लीजिए KOH का ट्रीटमेंट अगर H2SO4 के साथ कराया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ नहीं, यहाँ बिल्कुल सोचने का नहीं है, K प्लस OH माइनस और ये 2H प्लस और SO4 2 माइनस बन जाएगा।
HOH H2O बना लेगा और KSO4 आपस में मिल करके K2SO4 बनाएगा और साथ में प्रोडक्ट H2O आएगा, यानी K2SO4 पोटेशियम सल्फेट हो गया और वाटर मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद 5th नंबर जो लास्ट रिएक्शन है हमारे पास, उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा रिएक्शन है, आप पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा। अगर हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की कि रिडॉक्स क्या होता है, नाम से ही पता है, द रिएक्शन in which oxidation and reduction both reaction ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। इसका मतलब आप ऐसे भी तोड़ करके इसको देख सकते हैं, ये रेड हो गया, ये ऑक्स, तो इसका मतलब यहां से हम समझ पाए कि इसमें रिडक्शन भी होगा और दूसरे रिस्पेक्ट हम ये कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा। यानी कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम रिडॉक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, तब हम जरा समझते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों कैसे होगा और रिडॉक्स उसे हम कैसे कहेंगे। जरा देखिएगा, अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएं तो हम क्या पढ़ते हैं, एग्जाम्पल अभी देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें यह जानना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, पहले तो ये जानना बेहद जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर ये पता हो जाएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। यानी पहला पॉइंट, अब होता तो इसमें 5-6 पॉइंट होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अब हमारा एग्जाम करीब हो गया तो ज़्यादा नहीं पढ़ना, केवल उतना पढ़ना है जिससे हमारी गाड़ी बढ़िया चल सके। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जो ऑक्सीडेशन को डिफाइन करती हैं और उसका जस्ट अपोजिट कंडीशन ऐसी होगी जो रिडक्शन को डिफाइन करेगी। इसका मतलब बेटा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। दूसरे एस्पेक्ट में अगर किसी में ऑक्सीजन बाहर जा रही हो, निकल रही हो, रिमूव हो रही हो, तो वो रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का बाहर निकलना रिडक्शन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन। यानी कि वहां पर भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ये दोनों बात आपको मालूम होनी जरूरी है। अब हम इसमें दोनों के एक एक एग्जाम्पल अगर आपको बता दें, मान लीजिए आपको यही वाला एग्जाम्पल जो अभी हम लोगों ने किया वो दे दिया जाए, तो हम प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, ये ऐसे बना लेंगे, है ना, हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो हम देख पा रहे हैं कि CuO से ये Cu बन रहा है और ये H2 से क्या बना, H2O बन गया। इस पहले वाले केस में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, और दूसरी केस में क्या हुआ बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। एक में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और दूसरे में हाइड्रोजन का, दूसरे में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन कहते हैं और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी एक केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब यह रिडॉक्स है, क्योंकि रिडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पाया जाता है। अब किसी ने पूछा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
और रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है। तो हम कहते हैं कि LIC एजेंट क्या होता है, जरा बताओ। LIC एजेंट मतलब जो LIC करवाता है वह LIC एजेंट कहलाता है। तो जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और जो रिडक्शन करवाएगा वह रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। यानी जो ऑक्सीडेशन कराएगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन कराएगा वह रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस बात को जरा समझिए, CuO से Cu बन रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का बाहर जाना दिखाई दे रहा है। और अब हुआ क्या, ये हाइड्रोजन कहने लगा, हे कॉपर ऑक्साइड, अगर तुम्हारा ऑक्सीजन मैं न लिया होता तो तुम्हारा जो रिडक्शन हुआ, यानी जो तुम आज कॉपर बन गए, वो कॉपर बन नहीं पाते, तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि हमने तुम्हारा ऑक्सीजन ले लिया। CuO ने कहा कि हाँ भाई, हम तो आपका एहसान मान ही रहे हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन ना होता तो इसका रिडक्शन होता क्या, नहीं। इसका मतलब हाइड्रोजन ने ही इसका रिडक्शन करवाया, तो इसलिए हाइड्रोजन इसके लिए क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब समझना, जिसका अब ये हाइड्रोजन ने क्या किया, इसका ऑक्सीजन ले लिया तो ये रिडक्शन हो गया, नहीं तो होता नहीं। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, CuO और H2 दिया गया। फिर हाइड्रोजन कहता है कि अगर तुम्हारा ऑक्सीजन मैं न लिया होता तो ये तुम्हारा रिडक्शन नहीं होता। और दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि ये कॉपर ऑक्साइड ये कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपना ऑक्सीजन न दिया होता तुम्हारा ऑक्सीडेशन न होता। मैं तुम्हें अगर अपना ऑक्सीजन न दिया होता तुम्हारा ऑक्सीडेशन ना होता। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड ने इसका ऑक्सीडेशन कराया ऑक्सीजन देकर, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब किसी बच्चे को अगर कुछ ये सब ना समझ में आए तो सीधा याद करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे, जिसका रिडक्शन होता है। दोनों में ये डिफरेंस है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या है, वह रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों में ये अंतर पाया जाता है। अगर रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वह क्या कहलाएगा, वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, हम इस प्रकार से इसे समझ पाते हैं जैसा यहाँ पर दिया गया है। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन CuO का हो रहा है, तो इसका मतलब CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अब हम कहेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इस प्रकार से हम रिडॉक्स को पढ़ पाते हैं। एक एग्जाम्पल और इसका देख लीजिए, हाइड्रोजन के टर्म में भी देख लीजिए। अगर H2S प्लस Cl2 दे दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, HCl प्लस S हो जाता है। अब H2S से बेटा अगर S में जाओगे तो यहां पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और Cl2 से HCl में गए तो यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया, सॉरी ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, यहां पर ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो गया। तो एक आपका रिडक्शन हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आपको निकालना क्या है, OA और RA। कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं उल्टा उल्टा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो ये है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये सेकंड एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं, यानी कि रिडॉक्स की इस कंडीशन में आपको शायद पूरी बात समझ में आ जानी चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो जाए तो अब इसके बाद हमारे यहाँ
एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। जरा समझिएगा कि कोरोजन क्या है। दो टॉपिक अभी हमारे पास है, एक कोरोजन है, एक रेंसिडिटी। कोरोजन किसे कहते हैं बेटा? आप कोरोजन तो थर्ड चैप्टर में भी एक बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर से जानिए। कोरोजन का मतलब होता है जब कोई मेटेलिक बॉडी ऑक्सीजन, एयर, मॉइस्चर, वाटर आदि के कांटेक्ट में आ जाता है, तो ऐसी केस में वह मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अपनी सरफेस पर ऑक्साइड की एक लेयर बनाता है और धीरे धीरे वह अपने आप से अलग होने लगता है और धीरे धीरे वह मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में धीरे धीरे टूट टूट कर बाहर निकलने लगता है। इसी को कोरोजन कहते हैं। कोरोजन का एक एग्जाम्पल हम रस्टिंग ऑफ आयरन लेते हैं। आयरन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और यह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद फेरस या फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं रस्टिंग, जो जंग का लगना, यह कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। यानी रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का एक सिर्फ एग्जाम्पल है, यह ध्यान रखना। हम रस्टिंग को बार बार कंसीडर इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हम सारी चीजें आसानी से देख पा रहे हैं। जो उसके ऊपर, जैसे कभी कोई पाइप है, अगर उसको उसमें रस्ट हो गया, रस्टिंग हो गई, आप उसको पटकिए देखिए, एकदम चूरा टाइप का उससे निकलने लगता है। और कभी कभी पाइप से परत टाइप की निकलती है, छोटी छोटी टुकड़े में, यानी टूट टूट कर बाहर निकलने लगता है। ये सब क्या है? ये रस्टिंग ही है। तो अगर कहीं पर कोरोजन हो रहा, क्या कोरोजन सिर्फ आयरन में होता है क्या? नहीं, रस्टिंग जो आयरन में कोरोजन होता है उसे हम रस्टिंग कहते हैं। तो अगर हम इसका नाम दें कि कोरोजन हर रिएक्टिव मेटल में होता है, जो लेस रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है उसमें कोरोजन बहुत कम मात्रा में होता है या एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन जिसके अंदर जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी उसके अंदर कोरोजन उतना ही फास्ट होता है। कहा गया कि कोरोजन का एक छोटा सा एग्जाम्पल, यानी कि हमारे यहां है Fe+3O2 प्लस XH2O, तो यहां से प्रोडक्ट बनता है Fe2O3.XH2O और इसे हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये आ सकता है या फिर इसी को हम केमिकल रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रस्ट भी कहते हैं। तो यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी ध्यान रखना। ये क्या है? यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रही है। किसी बच्चे को लग रहा होगा वो कैसे? ये ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर इसे रिडॉक्स समझाया जा सकता है, वो हायर क्लासेज में आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर किसी के अंदर एक छोटा सा सवाल आया कि सर कोरोजन तो ठीक है, कोरोजन का प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन का मतलब कि हम कोरोजन से बचे कैसे, यानी प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोरोड हो रहा है तो उसको बचाया कैसे जाए, कुछ ऐसा मेथड। तो कहा गया कि पहला मेथड है ऑयलिंग। ठीक है, ऑयलिंग या ग्रीसिंग जो होती है वो कोरोजन से बचने के लिए होती है। कोरोजन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे ऑयलिंग या ग्रीसिंग करके रखें। और दूसरा है पेंटिंग। पेंटिंग करना एक ऐसा मेथड है, पेंट कर दें यानी कि एक लेयर चढ़ा देते हम जिससे ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाती। तो पेंटिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को कोरोड होने से बचा सकते हैं। यानी ऑयलिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ये दो ऐसे मेथड है जिससे हम कोरोजन को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑयलिंग पेंटिंग के बाद अगला मेथड है गैल्वेनाइजेशन, जिसको हम जिंक कोटिंग भी कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर हम एक जिंक मेटल की कोटिंग कर दें, लेयर चढ़ा दें, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं इसको। और चौथा मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बड़ा शानदार मेथड है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को कोरोड होने से बचा सकते हैं। यानी कोई भी अगर हमें ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, उस ऑब्जेक्ट को अगर हमें
कोरोड होने से बचाना है तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को कोरोड होने से बचा सकते हैं। यानी कि हम एलॉइंग कह सकते हो आप इसे, कि हम इसको एलॉय के तौर पर कंसीडर करते हैं, यानी कि इसमें किसी दूसरे मेटल की मिक्सिंग कर देते हैं या एक प्लेट चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी को कोरोड होने से बचा सकते हैं। क्रोमियम टिन की प्लेटिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई। और आपको मैं बता दूं एलॉइंग भी एक मेथड है, यानी कि अगर इसको हम किसी के साथ गला कर पिघला कर मिक्स कर दें तो भी क्या होता है, कोरोड होने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टीज है, यानी कि इस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को कोरोड होने से बचा सकते हैं। और हमारे यहाँ अभी इस सिलेबस का लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। जरा गौर करिए, क्वेश्चन अराइज हुआ कि रेंसिडिटी किसे कहते हैं। बेटा बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी मतलब होता है कि अगर कोई भी आपको फूड मटेरियल, ऑयली या फैटी फूड मटेरियल, अगर ऑक्सीजन के एयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, यानी आप कहते हैं ऑयली और फैटी फूड सब्सटेंस, पहला पॉइंट। दूसरा, इन कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऐसी सिचुएशन में टेस्ट एंड स्मेल बिकम चेंज। अगर ऐसे सिनेरियो, यानी कोई ऑयली या फैटी फूड सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसका टेस्ट और उसकी स्मेल दोनों बदल जाती है और वह भोजन रेंसिड हो जाता है, वह फूड रेंसिड हो जाता है और वो फिर खाने लायक नहीं रह जाता। इसी को हम, इस फिनोमिना को रेंसिडिटी कहते हैं। यानी हम कहते हैं व्हेन एनी ऑयली और फैटी फूड सब्सटेंस गेट कांटेक्ट इन द ऑक्सीजन देन देयर टेस्ट एंड स्मेल बिकम चेंज। दिस फिनोमिना इज नोन एज रेंसिडिटी एंड द फूड सब्सटेंस इज नोन एज रेंसिड फूड। यानी इस फिनोमिना को हम रेंसिडिटी कहते हैं और जो फूड सब्सटेंस है उसे हम रेंसिड फूड के नाम से जानते हैं। तो हमने रेंसिडिटी समझा दिया आपको, रेंसिडिटी क्या होती है, उम्मीदन आप समझ गए होंगे। लेकिन अब सवाल है कि रेंसिडिटी से प्रिवेंट कैसे करें, यानी किसी फूड मटेरियल को हम प्रिवेंट कैसे करें, इसका प्रिवेंशन क्या है बेटा। यानी कि रेंसिडिटी अगर हो गई कहीं पर तो उससे प्रिवेंट कैसे किया जाए। यानी कोई फूड मटेरियल खराब होने से अगर हम बचाना चाहते हैं कि वो खराब ना हो, यानी कि वो बच जाए, तो कैसे बचेगा। पहला तरीका है आप एंटीऑक्सीडेंट की मदद से बचा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या होता है बेटा, दो एंटीऑक्सीडेंट हैं हमारे यहाँ, एक को हम BHA कहते हैं और दूसरे को BHT कहते हैं। BHA मतलब ये हम पढ़ते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसॉल और दूसरा है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट को रोक देते हैं, तो हम इससे बचा सकते हैं। नाइट्रोजन गैस, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर में अगर हम, जैसे चिप्स कुरकुरे आदि के पैकेट हैं वो किस में रखे जाते हैं, नाइट्रोजन गैस उसमें फिल होती है जिसकी वजह से उसका टेस्ट और स्मेल बिगड़ता नहीं है। अगर उसकी गैस निकल, जैसे कभी कभी आप कुरकुरे एक पैकेट फाड़ते समय मान लो एक पैकेट फाड़ रहे हो दूसरा भी फट जाए, तो दुकानदार उसको पंच करके रखता है, स्टेपल करके रखता है, और जब आप जाते फाड़ के दे देते कहता है अभी अभी फटा है, उसकी टेस्ट और स्मेल खराब हो चुकी होती, वो पॉइजनस हो जाता है, वो नुकसान करेगा, इसलिए ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। क्लोज कंटेनर में अगर हम रख दें तो फिर वो बच सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट एटमॉस्फेयर जनरेट करती है जिसकी वजह से वहां ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता, इसीलिए नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में रखे हुए फूड सब्सटेंस खराब नहीं होते। क्लोज कंटेनर में अगर आप डिब्बे को बंद करके रखेंगे तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी, तो भी फूड सब्सटेंस हमारा बच जाएगा, खराब नहीं होगा। और चौथा तरीका हमारे पास है अवे फ्रॉम सनलाइट, सूर्य से दूर रखें। अगर हम सूर्य से दूर रखेंगे तो भी वो फूड मटेरियल हमारा खराब नहीं होगा, यानी कि सनलाइट से भी हम दूर रख सकते हैं जिससे कि हम फूड मटेरियल को बचा सकते हैं। और लास्ट है फ्रीज,
जिसे हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं, यानी रेफ्रिजरेटर की मदद से भी हम अपने भोजन को, भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोक सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस प्रिवेंशन का था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की इस क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी तक की सारी चीजें समझ में आ गई हो तो कमेंट में जरूर बता दें। और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बेहतरीन होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप को अगर कोई समस्या इससे रिलेटेड आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर इन्फॉर्म करिएगा। और इन्फॉर्मेशन, आपकी हर एक छोटा कमेंट हमारे लिए बड़ा यूजफुल है। हम उसे जरूर पढ़ेंगे और उस पर जरूर आपकी बातों को ध्यान रख करके नए लेक्चर्स अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और जल्द ही हम लोग पीवाईक्यू सीरीज की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं। अपनी तैयारी बेहतरीन बनाएं। प्री बोर्ड एग्जाम जैसे ही आपके खत्म होते हैं वैसे हम लोग पीवाईक्यू सीरीज की तरफ बढ़ जाएंगे। पीवाईक्यू सीरीज में एक एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं सारा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। बस एक चैप्टर अभी एसिड बेस एंड सॉल्ट हमारे पास और रिमेनिंग है। 1 से 2 दिन के अंदर में वो लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज में जुड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।